नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार रोचक सब्जेक्ट भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। आज अपनी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं आज आपको केवल पॉलिटी के और संविधान की बेसिक जानकारी दूंगा जो आपकी बहुत ही काम की रहेगी। यानी बेसिक से हमारी संविधान क्या है, कैसे है, संविधान की परिभाषा क्या है, पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आपकी जो भी एग्ज़ाम है, आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें एक पॉलिटी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है और उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिसकी हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज अपनी जो भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उसकी हम जानकारी लेंगे। यानी कि हम जो बात करेंगे, आपको मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ, उन शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ जहाँ से अपनी पॉलिटी की शुरुआत होती है। मैं आज आपको जीरो लेवल से पॉलिटी की शुरुआत करूँगा और जो आपके बड़ी एग्जामों तक की बात होगी वहाँ तक की हम एग्जामों में बात करेंगे कि पॉलिटी से संबंधित, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बाकी कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी जो भी होगी, सभी एग्जामों में ये आपके काम आएंगी। तो उसी की हम बात करेंगे। यानी मैं आपके सामने 2-3 शब्द लिख रहा हूँ। जैसे एक शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक शब्द कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। एक शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक शब्द होता है पॉलिटी। एक शब्द होता है पॉलिटिकल साइंस और एक शब्द होता है पॉलिटिक्स। ये आपके सामने मैंने 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों शब्दों को हम एक एक शब्दों को समझेंगे। इन चारों शब्दों के जो अर्थ होते हैं, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान कहा जाता है। पॉलिटी को कहा जाता है राज्य व्यवस्था कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। और पॉलिटिक्स को कहा जाता है राजनीति। मैंने आपके सामने 4 शब्द लिए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पॉलिटी, एक पॉलिटिकल साइंस और एक पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है दोस्तों संविधान, पॉलिटी का अर्थ होता है राज्य व्यवस्था और पॉलिटिकल साइंस का अर्थ होता है राजनीति विज्ञान और पॉलिटिक्स का अर्थ होता है राजनीति। अब अपन बात करें इन तीनों शब्दों में से, अगर मैं बात करूं तो इन तीनों शब्दों में से एक शब्द कॉमन आता है और वो शब्द कॉमन आता है पोली। यानी कि पोलिस शब्द जो होता है, एक पोली कॉमन शब्द आया और पोली से, यानी पोलिस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पोलिस शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, पोलिस शब्द का अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य। शहर राज्य या इसे कहते हैं या नगर राज्य। शहर राज्य या नगर राज्य, यानी पुलिस का अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य। यानी कि इन तीनों शब्दों में से अगर मैं शब्द कॉमन लूं तो देखो, तीनों में एक शब्द कॉमन आता है पोली। और पोली एक ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस, और पोलिस से बना है ये शब्द पोली। इसका अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य। अब मैं बात करता हूं शहर राज्य या नगर राज्य की। हम बात करते हैं तो ये शहर राज्य या नगर राज्य क्या होते हैं? यानी कि इस राज्य के लिए तत्व क्या होंगे, आवश्यक तत्व क्या होंगे, इस राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे, कि यानी कौन से तत्वों से मिलकर राज्य बनेगा। यानी कि राज्य का जो निर्माण होगा, इस राज्य के निर्माण के कितने तत्व होते हैं। बहुत बार एसएससी की एग्जामों में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि किन तत्वों से मिलकर ये राज्य बनता है। तो राज्य बनने के लिए सबसे पहला तत्व जो चाहिए वो चाहिए जनसंख्या। यानी कि राज्यों के 4 तत्व होते हैं राज्य के, और उनमें सबसे पहला अगर तत्व होता है तो वो कौन सा होता है? जनसंख्या होता है। पहला तत्व कौन सा होता है? जनसंख्या होता है। दूसरा तत्व कौन सा होता है? तो दूसरा तत्व होता है क्षेत्रफल। तीसरा तत्व कौन सा होता है? तीसरा होता है सरकार।
और चौथा कौन सा होता है, तो चौथा तत्व होता है संप्रभुता। अब देखो इधर ध्यान से आराम से सुनना, यानी इन चार तत्वों के से मिलकर, इन चार तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों, इन चार तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। यानी कि राज्य के आवश्यक तत्व, देखो मैं आपको एक शब्द होता है, एक राज्य, देश, राष्ट्र, ये अलग अलग शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। और पॉलिटी में जो इतिहास में आप देश या राष्ट्र के लिए जो शब्द काम में लेते हो, पॉलिटी में उसी को राज्य कहते हैं। यानी कि पॉलिटी में राज्य का अर्थ होता है देश के संदर्भ में। तो किसी भी देश की स्थापना के लिए, उसके गठन के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होंगे वो होंगे चार। कितने होंगे, चार। और उनमें पहला तत्व कौन सा होता है, तो पहला तत्व होता है दोस्तों जनसंख्या। पहला कौन सा होता है, जनसंख्या होती है, क्योंकि बगैर जनसंख्या का कोई देश नहीं होता। अगर बगैर जनसंख्या का कोई क्षेत्र है, देश है, तो वहां पे व्यवस्था की जरूरत ही नहीं, संविधान की क्या जरूरत है, वहां पे क्यों राज्य व्यवस्था की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। तो राज्य के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं उनमें पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है क्षेत्रफल, क्योंकि बगैर क्षेत्रफल का डिसीजन किए, क्योंकि कौन सा राज्य कहां तक फैला हुआ है, इसलिए क्षेत्रफल भी क्या है, जरूरी है। तीसरा कौन सा होता है, सरकार। सरकार भी राज्य का एक आवश्यक उपकरण होता है, क्योंकि इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, भाई जनसंख्या जो होगी, इस जनसंख्या को कोई ना कोई नियंत्रित तो करने वाला होना चाहिए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन होती है, सरकार होती है। कौन होती है, सरकार होती है। और चौथा कौन सा है, संप्रभुता। अगर सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता होती है। अगर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व पूछा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा होगा दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होगा वो होगा संप्रभुता। कौन सा होगा, संप्रभुता होगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो पहला सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा होगा, संप्रभुता होगा। तो इन चार तत्वों से मिलकर कौन बनता है, इन चार तत्वों से मिलकर बनता है राज्य। कौन बनेगा, राज्य। और इस राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे पॉलिटी। उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटी कहेंगे। यानी इस राज्य में व्यवस्था कैसे चालू होगी, कैसे चलाई जाएगी, उन सब का अध्ययन होता है पॉलिटी, यानी राज व्यवस्था में अध्ययन होता है। और इस पॉलिटी या राज व्यवस्था का जो अनुप्रयोग होगा, यानी कि इसकी तुलना जो होगी, तुलना, इस राज व्यवस्था की तुलनात्मक जो अध्ययन होगा, वो तुलनात्मक अध्ययन किस में होगा, पॉलिटिकल साइंस में होगा। किस में होगा, पॉलिटिकल साइंस में होगा, यानी राजनीति विज्ञान में होगा कि कौन सी राज व्यवस्था सही है, कौन सी सही नहीं है, लोकतंत्र सही है या गणतंत्र सही है या राजतंत्र सही है। इन सब बातों का जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो उसका अध्ययन किया जाता है आपके राजनीति विज्ञान में। यानी राज्य व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। राजनीति का जो प्रयोग होता है, अनुप्रयोग जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है, वो अनुप्रयोग किस में होता है, राजनीति में होता है। आज केंद्र में मोदी सरकार है, तो वो मोदी सरकार कैसे बनी, ये हमने राजनीति विज्ञान से सीखा, उसी राजनीति विज्ञान का अनुप्रयोग हुआ। आज राजस्थान में गहलोत सरकार है, तो इस गहलोत सरकार का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कार्य कर रही है, इन तो राजनीति विज्ञान का अनुप्रयोग अगर किसी में होता है तो किस में होता है, राजनीति में होता है। तो मेरे हिसाब से ये चार, और इस राज व्यवस्था का जो राज व्यवस्था के लिए जो नियम बनते हैं, पर राज व्यवस्था के जो नियम बनेंगे, नियम कायदे बनेंगे, उनका अध्ययन किस में किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। कौन से में किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, यानी संविधान में किया जाता है। यानी राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो कहां किया जाता है, संविधान में किया जाता है। अब मैं बात करता हूं हमें पढ़ना क्या है, तो हमें दोस्तों केवल दो चीजें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। केवल हमें पढ़ना है संविधान और राज व्यवस्था पढ़नी है। हमें यहाँ राजनीति विज्ञान नहीं पढ़नी, हमें यहाँ राजनीति नहीं करनी, हमें केवल क्या पढ़नी है, हमें पढ़ना है भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था पढ़ना है। तो अब मैं आगे बात करता हूं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़े से एक दो विचारक जो आए हैं या राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पहले उसकी हम बात करेंगे। तो मैं अगली स्लाइड लेता हूं, उसमें हम बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे सभी स्टूडेंटों को, सभी दोस्तों को मेरा ये
कहना है कि आपको जैसा यहां पे पढ़ाया जा रहा है उस सभी बातों को आप नोट कॉपी लेकर, पेन कॉपी लेकर लिखें, अपने हाथों से नोट्स बनाएं, क्योंकि याद रखना परीक्षा के टाइम में अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा याद होते हैं और पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा भी वहीं आता है और मन भी उन्हीं में लगता है। यानी कि आपको केवल 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आपको सारी क्लासें अटेंड करनी है। दूसरी बात, आपको हर क्लास का रिवीजन जरूर करना है, यानी कि 10 मिनट आपने क्लास लेने के बाद, नोट्स लिखने के बाद 10 मिनट उनको जरूर पढ़ना है। प्रत्येक क्लास के जो वीडियो होगी उसको देखने लिखने के बाद 10 मिनट आपको पढ़ना है। तीसरी बात, बिना भावुक हुए पढ़ना है। भावुक होके नहीं पढ़ना है। भावुक का मतलब जानते हो? जैसे मान लो जैसे किताब सामने खुली है, तुम पढ़ रहे हो और तुम किताब में देख के पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान और कहीं है। केवल तुम किताब खोल रखे हो, बस देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान और किसी के ख्यालों में है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बिना भावुक हुए आपको क्या करना है? पढ़ना है। क्योंकि भावुक होने का बाकी बहुत टाइम पड़ा है, इसलिए आपको बिना भावुक हुए पढ़ना है। तो सभी को खुद को नोट्स बनाने हैं, सभी को पहले से। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसके जो भी आपको पीडीएफ जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको खुद को अपने हाथों से नोट्स बना के पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आएगा। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके बात करता हूँ। राजनीति विज्ञान के जनक तक मैं आपको लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो क्या बात करते हैं हम। मैं बात करता हूं सबसे पहले, पहला राजनीति विचारक कौन था उसकी हम बात करते हैं। यानी सबसे पहले मैं बात करता हूं सुकरात। यानी सुकरात को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का पहला पश्चिमी विचारक। यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है राजनीति विज्ञान का प्रथम विचारक, प्रथम पश्चिमी विचारक। राजनीति विज्ञान का पहला पश्चिमी विचारक कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है सुकरात। दोस्तों सुकरात जो था, सुकरात पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। सुकरात जो था वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, केवल अनपढ़ व्यक्ति था। लेकिन इस सुकरात ने सबसे पहले लोगों को बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटी सिस्टम आने से पहले राजतंत्र हमारे यहाँ चल रहा था। यानी कि राजनीति विज्ञान जब सब्जेक्ट आया उससे पहले भी तो हमारे यहाँ शासन तो चल ही रहा था, सरकार तो तब भी काम कर रही थी, लोग तो तब भी थे। तो पहले राजा का शासन चलता था। तो इसी सुकरात ने लोगों को समझाया कि राजा, क्योंकि पहले वाले जो लोग होते थे वो राजा को देवीय शक्ति मानते थे, कि राजा जो होता है वो राजा एक देवीय शक्ति होता है। राजा क्या होता है? राजा एक देवीय शक्ति होता है। लेकिन इसी ने समझाया था कि राजा देवीय शक्ति नहीं होता, राजा अपनी तरह एक सामान्य व्यक्ति होता है। केवल उसके पास पावर है, शक्ति है, लोग हैं, इसलिए लोग उसको मानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपनी तरह एक मनुष्य ही है, सामान्य मनुष्य है, कोई देवता का रूप नहीं है। तो लेकिन सुकरात की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सुकरात अनपढ़ था। अब सुकरात अनपढ़ था तो फिर सुकरात की बातों लोग सुनते, और लोग सुनते तो उनमें सुनते सुनते ही उनका एक शिष्य बन गया, और उस शिष्य का नाम था प्लेटो। शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो। यानी सुकरात के शिष्य का नाम है प्लेटो। प्लेटो सुकरात की बातों से प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर प्लेटो ने कुछ किताबें लिख डाली। यानी प्लेटो ने कुछ पुस्तक लिख डाली। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इसने देखो एक पुस्तक तो लिखी द लॉ, एक पुस्तक लिखी द रिपब्लिक, और भी पुस्तक लिखी थी। नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड ये 2 किताबें हैं, द लॉ और द रिपब्लिक। इसने एक किताब तो लिखी द लॉ और एक किताब लिखी इसने द रिपब्लिक। बाकी और भी किताबें लिखी थी, लेकिन अपने पॉलिटी से रिलेटेड ये 2 किताबें हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो प्लेटो ने किताबें लिखी, सुकरात की बातों से प्रभावित हुआ। सुकरात बड़ी शानदार बात कहता था।
सुकरात कहता था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात क्या कहता था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो सुकरात का शिष्य था प्लेटो। इस प्लेटो ने पुस्तक लिखी। प्लेटो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो इस प्लेटो ने लोगों को समझाने के लिए एक स्कूल या एक संस्था खोल दी। इसकी संस्था का नाम था द अकेडमी। द अकेडमी नामक एक क्या खोल डाली, संस्था खोल दी। लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए द अकेडमी नामक एक संस्था खोल दी। और इस द अकेडमी कहाँ स्थित है, तो एथेंस शहर में है। एथेंस शहर यूनान, यूनान के एथेंस शहर में स्थित है कौन सी, द अकेडमी। इसने द अकेडमी नामक एक स्कूल, एक संस्था खोल दी और लोगों को समझाने लगा, पॉलिटी के बारे में बताने लगा, राज्य व्यवस्था की बात करने लगा। कौन, प्लेटो। इसी प्लेटो का एक स्टूडेंट था जो इसके पास पढ़ने आया, प्लेटो के पास, और इसी द अकेडमी में पढ़कर इसी का एक शिष्य बना जिसका नाम था अरस्तु। शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, शिष्य का नाम था अरस्तु। और लो जी, ये अरस्तु जो आ गया हमारे सामने, इसी अरस्तु की पुस्तक का नाम है, अरस्तु की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। इसने द पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिख डाली। और द पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है, अरस्तु है। और अरस्तु को इसी किताब के बाद कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं इसे, राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में इसने राजनीति विज्ञान की सारी बातें दर्शाई कि राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और उन्होंने द पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी और उसी पुस्तक के कारण अरस्तु को माना जाता है राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। वैसे तो इस अरस्तु का एक शिष्य और था। इसका एक शिष्य था जिसका नाम था सिकंदर महान, जिसने पूरी दुनिया को जीतने की बात की थी लेकिन भारत को जीत नहीं पाया था। तो सिकंदर महान इसी अरस्तु का शिष्य था। लेकिन अपने को क्या करना है, इतिहास की बात, इतिहास वाले में पढ़ाएंगे तो वहां पे बात करेंगे। अभी हमें राजनीति विज्ञान का जनक मिल चुका है। तो पहला पश्चिमी विचारक कोई था राजनीति विज्ञान का, तो वो कौन था, सुकरात। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो सकता है कि राजनीति विज्ञान का पहला पश्चिमी विचारक कौन था, सुकरात। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि द लॉ या द रिपब्लिक नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, प्लेटो। या पूछा जा सकता है प्लेटो की संस्था का नाम क्या था, द अकेडमी। और द अकेडमी कहाँ स्थित है, एथेंस शहर में। प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात का। प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो लो जी, आपके सामने राजनीति विज्ञान का आ गया है जनक। अब पहले मैं बात करूंगा संविधान की, फिर बात करेंगे हम राज्य व्यवस्था की, क्योंकि संविधान में ही राज्य व्यवस्था के नियम लिखे हुए हैं। तो पहले हमें पढ़ना है संविधान, उसके बाद हमें पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, राज्य व्यवस्था पढ़नी है। तो अब बात करता हूं मैं संविधान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे संविधान की। संविधान क्या होता है, संविधान, इसकी हम बात करेंगे। संविधान को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान। संविधान की मैं बात करूं तो संविधान को हम कह सकते हैं समधन विधान। इसका संधि विच्छेद कर दिया, मैंने कहा समधन विधान, संविधान। इसी संविधान की बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करता हूं। संविधान कहते किसे हैं, तो वह वैधानिक दस्तावेज, या हम इसको लिख सकते हैं लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संगठित की जाती है, नियंत्रित की जाती है, उसे हम संविधान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। यानी संविधान क्या है दोस्तों, तो संविधान क्या है, संविधान नियमों का समूह है, नियमों का समूह है। यानी कि संविधान क्या है, तो संविधान नियमों का क्या है, समूह है।
यानी कि लिखित। अब नियम कैसे हो सकते हैं? नियम लिखित भी हो सकते हैं, नियम अलिखित भी हो सकते हैं। लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो, संगठित होती हो, नियंत्रित होती हो, उसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? उसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान क्या है? संविधान नियमों का समूह है। संविधान क्या है दोस्तों? संविधान नियमों का समूह है। नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना। लेकिन हम संविधान को नियमों का समूह भी मान सकते हैं। अब बात जब नियमों की आ गई है, तो नियमों की जानकारी कहां से मिली? तो नियमों की सर्वप्रथम जानकारी, नियमों की जो सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है, तो नियमों की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है बेबीलोन की सभ्यता से। बेबीलोन सभ्यता की हम्बुराई संहिता में, हम्बुराई संहिता से। यानी बेबीलोन सभ्यता में एक पुस्तक मिली, एक स्रोत मिला हमें, हम्बुराई संहिता। इसी हम्बुराई संहिता में हमें सबसे पहले किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? हमें सबसे पहले नियमों की जानकारी मिलती है। अगर विश्व में अगर सबसे पहले नियमों की जानकारी कहाँ मिली थी, तो वो कहाँ मिली थी? वो बेबीलोन सभ्यता में मिली थी। इसीलिए बेबीलोन सभ्यता को क्या कहते हैं? इसीलिए बेबीलोन सभ्यता को कहते हैं विश्व में संविधान की देन। विश्व में संविधान की देन। विश्व में संविधान की देन कौन सी सभ्यता को कहते हैं? तो बेबीलोन सभ्यता को कहते हैं। बेबीलोन वही सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, जहां पे सिकंदर महान एक रानी के प्यार के चक्कर में वहीं रहा था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान जो विश्व विजेता था, तो वो बेबीलोन में ही, बेबीलोन की बेबी के चक्कर में ही मारा गया था। तो वही बेबीलोन की सभ्यता जो है, जो मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन जो थी, उसे कहते हैं विश्व में संविधान की देन। अगर विश्व में संविधान की देन अगर किसी सभ्यता को माना जाता है, तो वो सभ्यता कौन सी है? बेबीलोन सभ्यता है। तो नियमों की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? बेबीलोन सभ्यता से मिलती है। और किस में मिलती है? हम्बुराई संहिता में मिलती है। मैं बात करूं संविधान शब्द, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था हेनरी मैन ने। किसने किया था दोस्तों? सर्वप्रथम प्रयोग किया था हेनरी मैन। हेनरी मैन ने किया था। हेनरी मैन कहाँ का है? ब्रिटेन का है। हेनरी मैन कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन का है। इस हेनरी मैन ने क्या किया था? एक इसकी पुस्तक थी, इसने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था। आपके जो हम संविधान शब्द है, इसका इस्तेमाल किया था। इसकी पुस्तक का नाम है द गवर्नमेंट। कौन सी है? द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सबसे पहले इसने किसका प्रयोग किया था? द पॉपुलर गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट नहीं, द पॉपुलर गवर्नमेंट है। द पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सबसे पहले इसने किसका प्रयोग किया था? संविधान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हेनरी मैन ने किया था। तो आपको देखो, दोबारा से देखो, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संविधान विधान संधि विच्छेद कर सकते हैं। संविधान किसे कहते हैं? लिखित या अलिखित नियमों के समूह को कहते हैं। नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान शब्द की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? बेबीलोन सभ्यता। नियमों की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? बेबीलोन सभ्यता की हम्बुराई संहिता में हमें मिलती है नियमों की जानकारी। और बेबीलोन सभ्यता को विश्व में संविधान की देन माना जाता है।
संविधान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? हेनरी मैन ने किया था, जो ब्रिटेन निवासी है। इसने अपनी पुस्तक द पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? संविधान शब्द का प्रयोग किया था। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं? देखो आगे इसकी बात करते हैं हम, सबसे पुराना लिखित छोटा बड़ा क्या है उसकी हम बात करते हैं। विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना संविधान अगर कोई है तो विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का। किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, पर कैसा है? अलिखित, परंपराओं पर आधारित है। तो विश्व का सबसे पुराना अगर कोई संविधान है तो विश्व का सबसे पुराना कौन सा है? लिखित रूप में, लिखित रूप से विश्व का सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान। लिखित रूप में अगर विश्व का सबसे पुराना संविधान है तो वो किसका है दोस्तों? वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। तो विश्व का सबसे लिखित रूप में अगर सबसे पुराना पूछा जाएगा तो अमेरिका। लेकिन अगर सीधा ही पूछ लिया जाए, लिखित या अलिखित कोई बात ना दे रखी हो, सीधा ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है, तो आप किसका बताओगे दोस्तों? आप ब्रिटेन का बताओगे। किसका बताओगे? ब्रिटेन का बताओगे। एशिया का सबसे पुराना संविधान, एशिया का सबसे पुराना संविधान अगर पूछा जाए तो एशिया का सबसे पुराना संविधान किसका है? तो एशिया का सबसे पुराना संविधान जो है वो दोस्तों किसका है? वो है जापान का। किसका है? जापान का। और जापान का कब बना था? 1860। लेकिन इस जापान के संविधान को एक नाम दिया गया है। इस जापान के संविधान को कहते हैं शांति का संविधान। क्या कहते हैं? शांति का संविधान कहा जाता है। जापान के संविधान को किस नाम से जाना जाता है? शांति के संविधान के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ना किसी आपातकालीन प्रावधान की बात की गई है, ना किसी सशस्त्र बलों की बात की गई, यहाँ पे केवल डिफेंस की बात की गई है, रक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए इसे शांति का संविधान कहा जाता है। तो एशिया का सबसे पुराना संविधान कोई है तो वो कौन सा है? जापान का। यार कब है? 1860। विश्व का सबसे नया संविधान, विश्व का सबसे नया संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे नया संविधान है नेपाल का। किसका है? नेपाल का, 2015। तो एशिया का सबसे नया भी किसका है? नेपाल का। अरे नेपाल कहाँ आता है? एशिया में आता है। तो विश्व का सबसे नया पूछे चाहे एशिया का सबसे नया पूछे, सबसे नया किसका है? नेपाल का। और नेपाल का कब है? 2015 में। फिर इसके बाद मैं आगे बात करूं तो विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर किसी का है तो वो फिर किसका है? तो वो रिकॉर्ड किसके नाम है? वो रिकॉर्ड वो ही संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम है। किसके नाम है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम है। विश्व का अगर सबसे छोटा आपको संविधान पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व का सबसे बड़ा अपना रिकॉर्ड है भाई। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। और विश्व का अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों? तो वो है भारत। ये रिकॉर्ड अपने नाम है। छोटे मोटे रिकॉर्ड हम लाते नहीं।
भारत है, हम इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। तुम टेंशन मत लो, थोड़े दिन में हम चाइना को पछाड़ देंगे जनसंख्या में भी। और कुछ आए ना आए, लेकिन भारत वाले बच्चे तो पैदा करना जानते ही अच्छे से, तो तुम टेंशन मत लो, चाइना हमारे से आगे है ना जनसंख्या में, वो भी पछाड़ देंगे। तो भारत का संविधान में क्या दे रखा है, तो भारत के संविधान में दे रखे हैं 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। यानी कि भारत के संविधान में क्या दे रखा है, भारत के संविधान में आपके दे रखा है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची दे रखे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा और पूछ ले, बोले गणना की दृष्टि से बताया जाए, गणना की दृष्टि से, तो गणना की दृष्टि से आपको बताना है 25 भाग 476 अनुच्छेद, जिनमें 448 संचालित हैं और 12 अनुसूची। मूल संविधान में कितनी थी, ये सारी बातें आगे हम करेंगे, काफी संख्या। तो अगर विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर किसी का है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान अपना है, अपने नाम है, रिकॉर्ड भारत के नाम है सबसे बड़ा। छोटे मोटे काम हम करते ही नहीं है। तो विश्व में सबसे बड़ा किसका है, तो विश्व में सबसे बड़ा है दोस्तों भारत का। तो ये हमारा संविधान से संबंधित थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैंने ली, क्योंकि हमें जो पढ़ना है दोस्तों, हमें विश्व से क्या मतलब, हमें पढ़ना है भारत का संविधान हमें पढ़ना। हाँ, संविधान 2 प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान दोस्तों 2 प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान 2 प्रकार का होता है। संविधान 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। यानी कि जो लिखा हुआ हो, जो लिखा हुआ हो, जो एक किताब में वैधानिक दस्तावेज जो लिखा हुआ हो और जो परंपराओं पर आधारित हो, जो पुरानी परंपराओं पर आधारित हो। यानी कि विश्व का वो संविधान या वो संविधान जो लिखित रूप में हो, लिखा हुआ हो, लिखित रूप में हो, वैधानिक दस्तावेज हो। ऐसे वैधानिक दस्तावेज में लिखा हुआ अगर कोई नियमों का समूह होगा, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। लेकिन जो लिखा हुआ नहीं, परंपराओं से पहले से ही चला आ रहा है, उसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। जैसे कई बार उदाहरण पूछ लेता है, जैसे मैं बात करूं, जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे जापान, जैसे नेपाल, जैसे बाकी और देख लो तुम, पाकिस्तान नालायक, उसका भी देख लेना, देखो तो। जैसे हम बात करें, जैसे ब्रिटेन का कैसा है, अलिखित है। जैसे सऊदी अरब, जैसे स्विट्जरलैंड, जैसे न्यूजीलैंड, इनका संविधान जो है वो अलिखित है, जबकि इनका संविधान जो है वो लिखित है। यानी कि लिखित रूप में कोई दस्तावेज होगा, जैसे भारत में है लिखित रूप में। आज भी आपके संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक हीलियम के गैस के जार में एक पुस्तक रखी हुई है, वो हमारा संविधान। तो लिखित रूप में साक्ष्य जो है हमारे, वो नियमों का जो समूह है, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन कुछ संविधान, कुछ देशों में ऐसा संविधान भी है जो पहले से उनके परंपराएं चली आ रही हैं, वैसा संविधान। अब भारत में किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, यह बातें तो हम आगे करेंगे, जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम उसमें। तो अब जो दोस्तों हमें बात करनी है, वो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा भारत का संविधान। क्योंकि हम
भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है भारत का संविधान एवं भारत की राज्य व्यवस्था दे रखी है। तो हमें ना अमेरिका से मतलब, ना जापान से मतलब, ना ब्रिटेन से मतलब, हमें पढ़ना कौन सा है? हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान पढ़ना है, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। लेकिन भारत का संविधान पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी कि भारत का संविधान जो आज है वो बना क्यों था, कैसे बना था, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, उससे पहले का बैकग्राउंड आपको इतिहास पता होना चाहिए। यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा पहला, वो टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। एक बार इसका मैं फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूं, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी छोटी भले ही है, शॉर्ट है, लेकिन आज की क्लास में हम केवल इतनी जानकारी लेंगे, क्योंकि वो तो अलग से हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो हम फटाफट देखिए, मैंने आपको 4 शब्द बताए थे। एक शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक शब्द होता है पॉलिटी, एक होता है पॉलिटिकल साइंस, एक होता है पॉलिटिक्स। अब कई कंफ्यूज होते हैं, बोले हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। अरे पढ़ना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, पढ़ना क्या है? कहोगे तो दिमाग में ये नहीं रहता पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। तो दोनों में अंतर होता है दोस्तों। पॉलिटी तो राज्य व्यवस्था होती है, किसी भी राज्य की या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के बारे में जो बात की जाती है वो पॉलिटी की बात की जाती है, और उस राज्य व्यवस्था का जो अध्ययन होता है वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान होता है। और इस राजनीति विज्ञान का जो प्रयोग होता है उसे पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति कहते हैं उसे। तो हमने ये 4 शब्द देखे, इन तीनों शब्दों में एक शब्द कॉमन आता है पोलिस। पोलिस का अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य। राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 4 तत्व होते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, राज्य के तत्व कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, संप्रभुत्व। यानी बगैर जनसंख्या का कोई राज्य नहीं होता। तो सबसे पहले क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए। जनसंख्या मिल गई तो फिर हमें क्षेत्रफल भी चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं जनसंख्या कहीं तक भी फैल सकती है, तो फिर कंट्रोल करने के लिए तो एक क्षेत्रफल होना चाहिए। तो दूसरी चीज चाहिए क्षेत्रफल। जनसंख्या को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभुता क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, ये आपको मैं प्रस्तावना के साथ बताऊंगा, क्योंकि भारत आज एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो इस संप्रभुता के बारे में मैं आपको वहां बताऊंगा कि वैसे संप्रभुता 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता। वैसे 5 कौन कौन सी होती है? आंतरिक, बाह्य, नामात्र, वास्तविक, कानूनी। 5 प्रकार से भारत एक क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता वहां पे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, प्रस्तावना के साथ। तो इन 4 तत्वों से मिलकर बनता है राज्य। राज्य की व्यवस्था का अध्ययन, राज्य व्यवस्था में कौन सी राज्य व्यवस्था अच्छी है इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में, और राजनीति विज्ञान का प्रयोग राजनीति में किया जाता है। राज्य व्यवस्था चलाने के लिए जो नियम चाहिए उन नियमों के बारे में संविधान में पढ़ा जाता है। फिर हमने बात की कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु कैसे बना, ये हमने बातें की कि पहला राजनीति विचारक अगर कोई था वो सुकरात था। सुकरात वो वाली नहीं, 14 जनवरी वाली सुकरात है नहीं, सुकरात एक वैज्ञानिक का नाम है। तो सुकरात का शिष्य था प्लेटो। प्लेटो ने द लॉ द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। इसने एक संस्था खोली, उस संस्था का नाम था द एकेडमी। कहाँ खोली? एथेंस शहर में खोली। और इसी प्लेटो का एक शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। और लो जी, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया राजनीति विज्ञान का जनक मिल गया। कौन मिल गया? राजनीति विज्ञान का हमें जनक मिल गया। अरस्तु को इसका जनक कहा जाता है। फिर हमने बात की संविधान क्या होता है। संविधान कहते हैं लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, संगठित होती है, नियंत्रित होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान यानी कि संविधान क्या है? नियमों का समूह होता है संविधान। नियमों का समूह यानी नियम लिखे हुए भी हो सकते हैं, नियम अलिखित भी हो सकते हैं। तो नियमों की सबसे पहले जानकारी कहाँ मिली? बोले नियमों की सबसे पहले जानकारी हमें बेबीलोन सभ्यता में मिली। बेबीलोन सभ्यता में एक किताब मिली जिसका नाम था हम्बुराई संहिता, वहां से हमें मिली। तो बेबीलोन सभ्यता को विश्व में संविधान की देन माना जाता है। और संविधान शब्द का सबसे पहला प्रयोग हेनरी मैन ने किया था। हेनरी मैन कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और उसकी पुस्तक थी द पॉपुलर गवर्नमेंट, उसमें उसने इसका प्रयोग किया था। फिर इसके बाद हमने बात की कि विश्व का सबसे पुराना कौन है? संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। लिखित रूप में विश्व का सबसे पुराना किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। एशिया का सबसे पुराना किसका है? जापान का है।
जापान का 1860 में बना था। जापान का क्यों शांति का संविधान कहते हैं। अमेरिका का 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। विश्व का सबसे नया अगर संविधान पूछिए तो नेपाल का है। विश्व का सबसे छोटा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मात्र 7 अनुच्छेद है। विश्व का सबसे बड़ा हमारा है, भारत का है, मेरे भारत का है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से 25 भाग 476 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। जो लिखित रूप में हो वह ऐसा वैधानिक दस्तावेज जो लिखित रूप में हो उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, नेपाल उदाहरण के तौर पे। और अगर कोई संविधान परंपराओं से पहले से चला आ रहा है उसे हम कहेंगे अलिखित संविधान, जैसे हमने देखा ब्रिटेन, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इनका संविधान। तो दोस्तों ये अपनी पहली क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।